नमस्कार, जोहार, वेलकम। सबका स्वागत है इंग्लिश विद वर्षा मैम चैनल पे। इस चैनल पे मैंने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का कोर्स, जो कि कॉमन कोर्स है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने एक और कोर्स स्टार्ट किया है, दैट इज़ कॉमन कोर्स ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये कोर्स भी कॉमन कोर्स है। मैंने एक डिटेल वीडियो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेजेस में यूज़ की गई थी, वो मैंने अपलोड किया। बट मैंने क्या देखा कि कुछ हिंदी के स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको बहुत अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने इस पे सोच करके कहा कि मैंने सोचा कि एक जो हिंदी में थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक वीडियो में अपलोड करूँ, ताकि जो नॉन इंग्लिश या हिंदी स्पीकर्स, संथाली स्पीकर्स और उर्दू, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज के स्पीकर हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग इसको समझ पाएँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये कोर्स का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये वैश्विक नागरिकता के बारे में है। ठीक है ना, ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब वैश्विक नागरिकता, शिक्षा एवं सतत विकास शिक्षा। तो ये जो वर्ड है, ये जो दोनों वर्ड हैं, इसकी चर्चा हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये लोगो किस तरह का है। ठीक है ना, एक लोगो दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये लोगो विश्व का जो मानचित्र है, जो थल और जल, ठीक है ना, ये जो व्हाइट है ये जल का पार्ट है और ये जो नीला है ये थल का पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको डिनोट कर रहा है। और इसके चारों तरफ जो ये हाथ पकड़े हुए मनुष्यों की आकृति दिख रही है, तो इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, ये भी किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो क्या सिंबलाइज कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है कि धरती पे रहने वाले, मतलब धरती के ऊपर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जुड़ते कब हैं? जब हमारे में कुछ समानता होती है तभी हम जुड़ते हैं। दोस्त भी कब बनते हैं? जब दो लोगों के बीच कुछ समानताएं होती हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं और वो हाथ पकड़ कर चलते हैं। इसी तरह दुनिया में हम सभी समान हैं। ठीक है ना, इस थीम को लेकर के, इस सूत्र को लेकर के ये वैश्विक नागरिकता का कोर्स, वैश्विक नागरिकता की संकल्पना की गई। और इसी को ये भी सिंबलाइज करता है, मतलब इसका सूचक है। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये उसका सूचक है कि हम लोग इस पृथ्वी के वासी हैं और सभी बराबर हैं और किसी भी मुसीबत में सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वैश्विक नागरिकता। हो गई। तो वैश्विक नागरिकता मतलब वी आर सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। सिटीजन मतलब नागरिक। और दूसरा है सतत विकास शिक्षा। अब सतत विकास शिक्षा क्या होती है? ठीक है, हम लोग विकास के बारे में जानते हैं। विकास क्या है? विकास है लोगों का, सबसे पहले तो लोगों की जो फंडामेंटल नीड्स है, मतलब आधारभूत जो ज़रूरतें हैं उनका पूरा होना। ठीक है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो ये रोटी, कपड़ा, मकान आधारभूत जो ज़रूरतें हैं वो हैं। लेकिन इसके बाद की जो ज़रूरतें होती हैं उसे हम विकास में समावेशित करते हैं, जैसे कि सड़कों का होना, रहन सहन का अच्छा स्तर होना, ठीक है ना, घरों का होना, पक्के मकान का होना और यातायात के साधन उपलब्ध होना। तो ये सारे विकास के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि विकास करते करते हम लोगों ने अपने संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन कर लिया कि आगे आने वाले जनरेशन में, आगे आने वाले भविष्य में जो हमारे संसाधन हैं वो ही अब खत्म हो गए। बहुत सारे संसाधन खत्म हो गए, या फिर वो ऐसे अवस्था में चले गए हैं कि उन्हें डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारा जो जल है, पानी जो है, उसे हम लोग बिना अब बॉयल किए हुए या बिना प्यूरिफाई किए हुए नहीं पी सकते। तो ऐसे स्थिति में जब संसाधन को हम इतना प्रयोग कर लेते हैं, इतना ज़्यादा दोहन कर लेते हैं कि वो अपने संतुलित अवस्था में नहीं रह जाता है, तो वो विकास क्या हो जाता है? अब विकास रुक जाएगा। ठीक है ना, ऐसे में विकास रुक जाएगा। आपके पास शुद्ध पानी नहीं है पीने के लिए, शुद्ध हवा नहीं है, तो आप कैसे विकास करेंगे? तो सतत विकास का यही मतलब है कि विकास जो चलता रहे भविष्य में, तो रुकने ना पाए, इसलिए हम समझदारी से संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो हम सतत विकास की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है ना, वो नहीं चल पाएगा। सो इन दोनों टॉपिक को हम लोगों को इस कोर्स में
क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो ये जो वैश्विक नागरिकता की शुरुआत हुई ये कैसे हुई और क्यों हुई। तो संयुक्त राष्ट्र सबने सुना होगा, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और क्यों हुई थी? 1945 एक बहुत ही ऐतिहासिक साल रहा क्योंकि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसी साल समाप्त हुआ, और समाप्त होने के पीछे भी बहुत बड़ा विध्वंस था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब थे उनको गिराया गया तो बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ, बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई, जिसका परिणाम अभी भी हमें जापान के बच्चों और आसपास में जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं उनका जो दुष्प्रभाव था उसमें देख रहे हैं। लेकिन कुछ देशों ने ये सोचा कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मानवता के खिलाफ है, मानवता इसके साथ नहीं चल सकती है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, शांति के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, और इस तरह यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर में देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब विवाद होते हैं, उनके समझौते के लिए बहुत तरह के ग्रुप बनाए और उनके समझौतों के लिए, शांति के लिए बहुत तरह की योजनाएं शुरू की। तो संयुक्त राष्ट्र जो कि 1945 में बना, इसी समय यूनेस्को भी बना। और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म मैं बताना चाहूँगी, ये है एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र और शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है ना। और ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, और यह एजेंसी शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करती है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़े, ठीक है ना, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसा है जो आपको आपके फायदे के लिए, तो हम क्या करेंगे? सहयोग की भावना का विकास करेंगे, और जब सहयोग की भावना का विकास होगा तो शांति की स्थापना होगी, ठीक है। तो या तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपके पास कुछ है तो हम आपसे लेना चाहेंगे, आदान प्रदान करना चाहेंगे, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में। तो इस तरह से सहयोग की भावना से शांति की स्थापना होगी। इस भाव को, इस सूत्र को सामने रखते हुए यूनेस्को ने अपना काम करना शुरू किया, और यूनेस्को ने ही अपने विषय में, यूनेस्को का जो एजेंडा था, वो एजेंडा क्या था कि हम लोग पूरे विश्व को बाउंड्रीज में न बांध के, एक देश की नागरिकता में न बांध के, विश्व की नागरिकता की जो संकल्पना है उसको हम फलीभूत करें। और दूसरा उनका एजेंडा था कि सतत विकास की अवधारणा को हम कायम करें। मतलब वही जो मैंने कहा कि ऐसा विकास जो न रुके, हमेशा चलता रहे। तो अगर हम अपने संसाधनों का सही रूप से उपयोग करेंगे तो विकास कभी रुकेगा नहीं। सो इस तरह के विकास की संकल्पना शुरू की। उसके बाद उन्होंने मानवाधिकार की भी संकल्पना रखी यूनेस्को के एजेंडे में। और मानवाधिकार जानते हैं हम लोग, मानव के जो यूनिवर्सल राइट्स हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे हैं, उनको हम मानवाधिकार कहते हैं। जैसे कि जीने का अधिकार, आपको स्वतंत्रता पूर्वक किसी धर्म के पालन का अधिकार, आपको रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ये सारे अधिकार जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे हैं, उन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो ह्यूमन राइट्स का भी हनन होने लगा था, मानवाधिकार का भी हनन होने लगा था विश्व युद्ध के बीच। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि मानव की जो बहुत ही जो जन्म से उसे अधिकार मिले हैं, उनका क्या किया जाए? हनन न होने दिया जाए। तो उसे भी इसमें जोड़ा गया। और लैंगिक समानता, हम जानते हैं आसपास हमारे जो जेंडर हैं, मतलब जो फीमेल है, मेल है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा भेदभाव बहुत दिनों से चलता आ रहा है। और इस भेदभाव की वजह से बहुत सारे जो फीमेल्स हैं वो बहुत सारे वायलेंस का शिकार होती हैं, हिंसा का शिकार होती हैं। वो घरेलू हिंसा हो या फिर शारीरिक हिंसा हो जो कि घर के बाहर होती है। तो इन सब हिंसा की वजह से भी अशांति होती है। तो इन हिंसा और अशांति को रोकने के लिए अगर हम समानता स्थापित करेंगे, किसमें? जेंडर्स में, मेल और फीमेल में, तो ये बहुत ही सार्थक होगा पूरे विश्व के लिए। और इसे भी किसमें रखा गया? यूनेस्को के एजेंडा में रखा गया। और उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य तथा HIV और एड्स के एजेंडा को भी रखा, ठीक है। स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो मन शांत रहता है, और शांत रहता है तो हम लोग आपस में सहयोग की भावना से चलते हैं, लड़ाई झगड़े और कोई विवाद नहीं करते हैं। उसके बाद तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास भी
इनके एजेंडा में था। और ये भी आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। तो यूनेस्को ने अपने एजेंडा में इन कुछ तथ्यों को, इन कुछ सूत्रों को रखा, जो कि था वैश्विक नागरिकता का, सतत विकास का, मानवाधिकार का, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य तथा HIV एड्स, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास। तो इन सारे एजेंडे जो थे, ये सारे के सारे एजेंडे आपको मिलेंगे कहाँ? हमारे इस कॉमन कोर्स के सिलेबस में। तो इतिहास क्या है, ये जो हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, इसका इतिहास क्या है, ये क्यों बना और ये कहाँ से उपजा? तो ये यूनेस्को से उपजा। और यूनेस्को कहाँ की उपज है, कहाँ कैसे बना? वो संयुक्त राष्ट्र से बना। और संयुक्त राष्ट्र क्यों बना? विश्व युद्ध की विभीषिका को खत्म करने और उसको खत्म करने की अवधारणा को लेकर के बना। तो ये रहा हमारे कोर्स का इतिहास। अब कोर्स में और आगे क्या है देखेंगे हम लोग। वैश्विक नागरिकता की शिक्षा जो होती है वो क्या होती है। देखें, इसमें ये मानना है कि कैसे वैश्विक नागरिकता ये बताती है कि कैसे पृथ्वी के एक हिस्से में लिए गए फैसले इसके अलग हिस्से में रहने वाले लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ये बताती है कि अगर हम लोग विश्व के नागरिक हैं और अगर हम अपने यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे, प्रदूषण करेंगे, और हम लोगों ने ऐसा नियम बना लिया कि नहीं नहीं इतना पोल्यूशन तो करना ही है, हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस प्रदूषण का प्रभाव इस सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पड़ के, ठीक है ना, दूसरे देश के सुदूर देशों पे भी पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो फैसले लिए जाते हैं, या फिर हम ऐसे फैसले ले लें कि नहीं हमारे यहाँ औरतों को घर में रहना है, तो इस फैसले का असर दूसरे देशों पे भी पड़ेगा, क्योंकि आपस में मनुष्य सीखता ही रहता है। ठीक है, तो इस देश में क्या हो रहा है उसकी सूचनाएं दूसरे देश में पहुंचती हैं, और इस तरह से भेदभाव को अगर मैं बढ़ावा दे रही हूँ, हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरे देश भी बढ़ावा देने लगते हैं। मतलब हमारे फैसले का प्रभाव दूसरे देश में पड़ता है। तो इस बात को बहुत जोरदार तरीके से समझना है कि विश्व अलग नहीं है, भारत दूसरे देशों से अलग नहीं है। भारत में अगर कोई फैसला होता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उसका असर दूसरे देशों पे पड़ेगा, और दूसरे देश से भी जो फैसले लेते हैं उनका भी असर। जैसे कि कोई भी जो आर्थिक नीतियां होती हैं, अगर फ्रांस कोई आर्थिक नीति अपना रहा है या फिर अमेरिका कोई आर्थिक नीति अपना रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। चीन की कोई आर्थिक नीति है तो उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है, क्योंकि अर्थ भी, जो पैसा है, जो इकोनॉमी है, वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों को भी समझना कि अगर चाइना ने कुछ ऐसी चीज़ें बंद कर दी, ठीक है ना, अपनी आर्थिक नीतियों के दौरान, कि मैं अब मतलब उनके कंपनीज जो मोबाइल की कंपनी है अब इंडिया को क्या नहीं करेगी, एक्सपोर्ट नहीं करेगी, तो इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे यहाँ, स्कार्सिटी हो जाएगी, अभाव हो जाएगा। सो वी आर इंटरकनेक्टेड, हम लोग क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और हमारे फैसले दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये वैश्विक नागरिकता की शिक्षा जो है बताती है। और दूसरी बात ये भी बताती है कि मानवता के समान, मानवता के जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं की, ये सब जगह समान है, हर जगह, हर विश्व के हर कोने में समान। तो ये भी वैश्विक नागरिकता की शिक्षा के अंदर हम लोग समझते हैं। और दूसरा ये समझाती है, तीसरा, कि कैसे हम अपनी पहचान, मतलब अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने कल्चर के साथ दूसरे कल्चर और दूसरे की आइडेंटिटी को भी सकारात्मक रूप से देखें, उन्हें भी एक्सेप्ट करें, उनका भी सम्मान करें। ठीक है, और रूढ़िवादिता को पहचाने एवं चुनौती देने में सक्षम हो। ये भी वैश्विक नागरिकता का क्या है, एक पार्ट है। तो रूढ़िवादिता हर जो देश में भी है, जहाँ भी है, वो क्या है, हमारे विकास में बाधक है। तो रूढ़िवादिता को पहचानना, किसी भी संस्कृति में हो, वो हिंदू संस्कृति या फिर मुस्लिम संस्कृति या फिर क्रिश्चियनिटी या फिर किसी भी और संस्कृति में, तो उसे पहचानना, ये भी वैश्विक नागरिकता शिक्षा के अंदर आता है। ठीक है ना। और चौथा क्या है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा बताती है कि कैसे हम पृथ्वी के संसाधनों का उचित उपयोग और साझाकरण, शेयरिंग एंड यूज़ करते हैं, और सभी के मानवाधिकारों को कैसे बनाए रखते हैं। वैश्विक नागरिकता इन चारों पॉइंट्स को समझाती है, बताती है और सिखाती है। ठीक है, अब हम
आगे बढ़ते हैं कि इसका जो वैश्विक नागरिकता का एक पुट जो है हमारे वेदों में भी मिलता है, हमारे उपनिषदों में भी मिलता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, एक छोटा सा फ्रेज है जो कि इस श्लोक का है, और ये जो श्लोक लिया गया है ये महोपनिषद से लिया गया है। मैं एक बार इसको पढ़ती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब मेरा और तुम्हारा या दूसरे का, इसकी जो गणना करते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, इसकी जो गणना करते हैं वो क्या होते हैं, लघु चेतसा। उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है, उनकी जो चेतना होती है कम होती, छोटी होती है, उनके विचार बहुत उत्तम नहीं होते। उदार चरित के लोग जो होते हैं वो पूरी वसुधा को ही अपना परिवार मानते हैं। मतलब मेरा तुम्हारा नहीं, ये हम सबका है, हम सबके लिए है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कि हम सबका है, हम सबके लिए है, इसे बचाए रखना है और आपसे सहयोग से रहना है, इसके लिए ही वैश्विक नागरिकता की जो शिक्षा है उसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो महोपनिषद में अध्याय 6 में जो मंत्र है, ये वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, उसी के आधार पे आपको ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो वैश्विक नागरिकता क्या है? यह एक शब्द है जिसका उपयोग व्यक्तियों और समुदायों द्वारा किए गए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दुनिया का नागरिक है। मतलब नेशनल बाउंड्री, जो राष्ट्र की सीमा है, उससे निकलकर हम पूरे विश्व के नागरिक हैं और विश्व की परेशानियों को हल करने में अपना योगदान देते हैं। इसी संकल्पना को लेके चलती है वैश्विक नागरिकता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हुए कि इसमें और क्या क्या चीज़ है। ठीक है, सो नेक्स्ट दूसरा जो फ्रेज है क्या था, दैट इज ग्लोबल सिटीजनशिप, दैट इज वैश्विक नागरिकता। उसके बाद सतत विकास। तो सतत विकास जो अवधारणा है ये कब शुरू हुई देखेंगे यहाँ पे। 1987 1987 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1984 या 85 आई गेस 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या हुई थी। और उसके 3 साल बाद ये बर्टलैंड रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि अंधाधुंध आर्थिक विकास के नकारात्मक, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने दोहन किया अपने संसाधनों का, तो विकास तो दिखता है, बहुत रोड बन गए, बहुत एरोप्लेन्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ तेल है, बहुत ऑटोमोबाइल्स चल रही हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी वजह से जो नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम हुए, हम सब जानते हैं, क्लाइमेट चेंज, वेदर, मौसम का अजीब सा रूप लेना, ये सब क्या है, हमारे बहुत अंधाधुंध आर्थिक विकास के कारण हो रहा है। तो इन सब के जो नकारात्मक जो परिणाम हैं उनके लिए चेतावनी दी किसने, ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड एक कमेटी थी, उनकी रिपोर्ट ने बताया। और तभी उन्होंने एक सोचा कि आखिर समाधान क्या हो, विकास भी करना है और हमें उसके नकारात्मक पहलुओं से बच के भी रहना है। तो ऐसे में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि ये सतत विकास किया जाएगा, जिसमें कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे। सतत विकास क्या है, वर्तमान की ज़रूरतें भी आवश्यक हैं, लेकिन भविष्य की ज़रूरतों से समझौता न करते हुए हम अपने वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, दैट इज़ सतत विकास। और सतत विकास में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरणीय ही नहीं, हमारे जो जलवायु परिवर्तन के अलावा असमानता, जो मनुष्य में असमानता है क्लास के कारण, ठीक है ना, कास्ट के कारण, रिलीजन के कारण, ठीक है ना, तो कलर के कारण, तो इन असमानताओं को भी देखता है सतत विकास, क्योंकि सतत विकास मतलब सबका भी विकास होना चाहिए। ये नहीं कि जो सिर्फ गोरे लोग हैं या फिर जो आर्यन रेस के हैं या फिर जो क्या कहते हैं अच्छे जलवायु में रहते हैं, ठीक है ना, वही विकास करेंगे। काले लोग मतलब कि जो अश्वेत हैं, जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, या फिर जो नीचे कास्ट के हैं, जो कहा जाता है कि लोअर कास्ट के, तो उनका भी विकास ज़रूरी है।
भूख, ठीक है ना, हंगर, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे की पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं उत्पन्न हो पाता और वहाँ जो हंगर इंडेक्स है, जो है वो बढ़ जाती, मतलब वो पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, खाद्यान्न जो है पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर भी जो हम सपोर्ट देते हैं, जो हेल्प देते हैं, वो भी सतत विकास के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे सतत विकास शिक्षा के अंदर ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि सतत विकास का मतलब क्या, फिर से कि सबका विकास, मतलब वर्तमान पीढ़ी का और जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी, जो समृद्ध देश है उसका और जो अभी विकास कर रहे हैं, अविकसित हैं उसका भी, ठीक है। सो दिस इज सतत विकास। अब आगे हम लोग बढ़ते हुए यही देखेंगे कि इस सतत विकास में 4 इकाई है, ठीक है। तो पहली इकाई जो थी वैश्विक नागरिकता की, जैसा मैंने बताया कि नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्र की सीमा से परे हटकर, उठकर, ऊंचा उठकर जब हम विश्व के बारे में बात करते हैं तो हम वैश्विक नागरिकता को अनुसरण कर रहे होते हैं। दूसरा सतत विकास, जब हम अपनी ज़रूरतों के साथ साथ भविष्य में आने वाली ज़रूरतों को भी ध्यान में रख के प्रकृति का दोहन करते हैं, इसको सतत विकास। मानव अधिकार, जब हम मानव के अधिकारों की रक्षा करते हैं, वो मानव अधिकार। तो और वैश्विक शांति, और इन सब को करते हुए जो हम शांति स्थापना करते हैं और डिफरेंट और जो विभिन्न जो समूह हैं ये शांति के लिए जो काम करते हैं उसको हम वैश्विक शांति के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि वैश्विक नागरिकता की संकल्पना कहाँ से आई, इसका इतिहास जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताई, संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को। उसके बाद सतत विकास क्या होता है, कब आया, कौन से साल में, 1987 में आया ये। उसके बाद मानवाधिकार, तो मानवाधिकार से छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, दैट इज 10 दिसंबर। और मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, हर देश में अलग अलग मानवाधिकार आयोग भी होते हैं, तो उनकी स्थापना कब हुई। वैश्विक शांति के लिए भारत की क्या मतलब भारत का क्या कदम है, गांधी जी ने वैश्विक शांति के लिए क्या क्या किया, अहिंसा की जो नीतियां हैं उनकी वो क्या थी। तो इस तरह के सवाल जो हैं आपको आएंगे, ठीक है, शॉर्ट। तो ये था सिलेबस का छोटा सा डिस्कशन इन हिंदी, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी हिंदी दिवस भी बीता है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदी में भी इसकी चर्चा की जानी चाहिए। तो आप सबको मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी इनको फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।